एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। सब्जेक्ट हमारा होने वाला है राजनीतिक शास्त्र। ओके, ये जो क्वेश्चन बैंक है ये कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होने वाली है। तो अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स का सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड बुक, ओके, जो सेकेंड बुक थी वो हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के द्वारा। क्योंकि देखो, हमने चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध, चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां, 5 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। और आज ये जो वीडियो है ये चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से हमारी जो सेकेंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम फर्स्ट बुक पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर के सोल्यूशन को फटाफट से देख लेते हैं। तो बात कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की। तो चलिए फटाफट चैप्टर 6 पे पहुंच जाते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, किसने दिया था? सबसे फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सेकेंड, एकात्म मानववादी विचारक थे। एकात्म मानववादी विचारक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुषमा स्वराज या राजमाता सिंधिया। तो राइट आंसर रहेगा दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद आपातकाल के दौरान डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं का नारा दिया था। डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका भी अ आएगा। उसके बाद आप सबको बताना है कि लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छठी से आपके टीचर्स आपको रटवाते होंगे। ओके, तो आपको खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। उसके बाद 5वां, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, कौन करता है? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो राइट आंसर रहेगा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। बात करेंगे सत्य असत्य ट्रू फॉल्स की। सबसे पहले गरुल्ला समाज की शुरुआत चारू मजदूर ने की थी, तो इसका आएगा हाँ सत्य। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में रेल हड़ताल से संबंधित है, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। ओके, सेकंड भी सत्य। उसके बाद जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो यस वो उप प्रधानमंत्री थे, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद राजीव गांधी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो नहीं, इसका क्या आएगा? असत्य। उसके बाद वीपी सिंह लोकसभा अध्यक्ष थे, तो नहीं, इसका भी क्या आएगा? असत्य। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, इसकी तरफ सबसे पहले आपातकाल को लगाया गया था। आपातकाल को कब लगाया गया था? 25 जून, आप सबको पता है 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा 25 जून 1975। सेकेंड, आपातकाल के तहत लगाया गया, किस अनुच्छेद के तहत? तो 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल जो था वो लगाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 352। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1976 में संविधान संशोधन किया गया, कौन सा? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। ओके, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद भारत में बहुदलीय राजनीतिक दल है, तो यहाँ पर आंसर ही दे दिया है बहुदलीय आता रिक्त स्थान में। भारत में राजनीतिक दल है, तो इसका आंसर होगा बहुदलीय। उसके बाद राजनीतिक दल का आधार है, राजनीतिक जो दल है उनका आधार क्या है? तो उसका आधार है लोकतंत्र। ओके, जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वही क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी का बेस है, आधार है। चलिए इस तरीके से हमारे खाली स्थान भी की पूर्ति हो गई। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, आपातकाल क्या है? तो आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं। जब देश में आंतरिक, बाह्य तथा आर्थिक रूप से खतरे की आशंका हो, तो उस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एकात्म मानववाद क्या है? एकात्म मानववाद जो है उसका क्या मतलब है, हमें ये बताना है। तो एकात्म मानववाद मानवता का एक सिद्धांत है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। ओके, उसके बाद समग्र क्रांति क्या है? जो समग्र क्रांति है वो क्या होती है? ओके, तो समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया विचार है। जब छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया तो जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन में भाग लेने का कहा और कहा कि इस क्रांति को हम पूरे भारत में फैलाएंगे और इसी को समग्र क्रांति कहा गया है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपको आंसर देना है। चलिए 1976 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो बिहार आंदोलन चल रहा था उसका प्रसिद्ध नारा हमें बताना है।
तो इसका आंसर होने वाला है 1975 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा संपूर्ण क्रांति था। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कौन है? तो भैया देखो, कांग्रेस से अलग हुए कुछ नेताओं द्वारा बनाई गई पार्टी को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कहा जाता था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन से ले सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट शाह आयोग। तो शाह आयोग का क्या आएगा? ई, आपातकाल की जांच हेतु एक क्रांति। ओके, उसके बाद सेकेंड है समग्र क्रांति। तो समग्र क्रांति का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। ओके, उसके बाद क्रांति दल के संस्थापक। तो क्रांति दल के संस्थापक किसको कहते हैं? चौधरी चरण सिंह को। उसके बाद आपातकाल की घोषणा। तो आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। उसके बाद गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। ओके, तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? यानी कि नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, हमें यह बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सहूलियत दी जाती है, उसे कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की आज़ादी। लेकिन आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो गए थे? निष्प्रभावी हो गए थे और उनसे उनकी नागरिक स्वतंत्रता क्या कर ली गई थी? छीन ली गई थी। ओके, तो ये है नागरिक स्वतंत्रता और ये उसका उदाहरण कि कब नागरिक स्वतंत्रता को छीना गया था। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी, हमें ये बताना है। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता था। तो अगर कहीं नाम आए जेपी की क्या भूमिका थी तो आप समझ जाना जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। तो कुल मिलाकर इतना है कि आपातकाल के टाइम पर संपूर्ण क्रांति का जो विचार था वो जेपी ने प्रस्तुत किया। आपातकाल के समय जो जो गलतियां सरकार कर रही थी उनके खिलाफ आवाज उठाया, जो अत्याचार कर रही थी उनके खिलाफ जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाई, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ में गुजरात राज्य का चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में जीता गया। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, नक्सलवादी आंदोलन क्या है? तो नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें एक जिला है दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी पुलिस थाना है, उस इलाके में 1967 में क्या होता है? किसान विद्रोह उठ खड़ा होता है और इस विद्रोह की जो अगुवाई है वो मार्क्सवादी यानी कि साम्यवादी लोग कर रहे होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं और नक्सलबाड़ी पुलिस थाने से ये आंदोलन शुरू होता है और भारत के कई राज्यों में ये आंदोलन फैल जाता है और इसी आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, वहां पर नक्सलबाड़ी पुलिस थाने में एक किसान विद्रोह उठता है। 1967 की बात है। धीरे धीरे ये विद्रोह संपूर्ण भारत में फैलता है। इसके जो समर्थक थे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय लोग थे और इसी आंदोलन को क्या कहा गया? नक्सलवादी आंदोलन कहा गया। तो चलिए इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया और इंदिरा इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? यानी कि इंदिरा है तो इंडिया है और इंडिया है तो इंदिरा है, ये जो नारा है वो किसने दिया था? तो चलिए देखते हैं किसने दिया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1974 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे D.K. बरुआ। उन्होंने ये नारा दिया था, क्या दिया था? कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो किसने दिया? 1974 में D.K. बरुआ, जो कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने ये नारा दिया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है? प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं, क्या होती है, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रतिबद्ध नौकरशाही का तात्पर्य है कि जब लोक सेवक
शासक दल तथा उनकी नीतियों के प्रति क्या हो जाए, निष्ठावान बने रहे, तो उसे प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। लोक सेवक कौन होते हैं, जो सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं, सिविल अधिकारी होते हैं, SDM IAS वगैरह सब ये। तो ये जब शासक की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसके प्रति झुके हुए रहे, तो उसे कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। ओके, तो ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो लेंथी हो गए इनके आंसर, एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझाइए। जब कब कहेंगे हम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब किसी देश की लोकतांत्रिक सरकार उस देश को चलाने में असमर्थ हो जाती है या असहज महसूस करती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जो आंतरिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, अर्थात कानूनों और नियमों का समुचित पालन नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा होता है देश में, तब और देश की आंतरिक शांति जो है वो भंग हो रही होती है, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि 1975 के आपातकाल के दौरान हुआ था, देश में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिसके कारण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें निष्प्रभावी कर दिया गया था। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी थी, साथ में हड़तालें होने लगी थी, जिससे देश में आपातकाल लागू हुआ। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट साबित हुआ। ओके, तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद कुछ लाइनें छूट गई तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। प्रमुख घटक का मतलब है कि आपातकाल के ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, आपातकाल उत्पन्न हुआ। तो हमें कुल मिलाकर आपातकाल के कारण बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से वॉच कर लेते हैं। फ्रेंड, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपातकाल था क्या। तो शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल अर्थात इमरजेंसी, उसको क्या कहते हैं हम, आपातकाल कहते हैं। ये कब लगा था, 25 जून 1975 को 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान द्वारा आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा था। अब आपातकाल के घटक यानी कि आपातकाल के प्रमुख कारण कौन कौन थे, तो देखो, आर्थिक संकट उस समय था, छात्र आंदोलन चल रहा था, नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था, रेल हड़तालें हो रही थी, इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी उसके निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया गया था, न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष की स्थिति थी। तो ये कुछ घटक या कुछ कारण है जिसकी वजह से आपातकाल हुआ था। तो इनको एक एक में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर है आर्थिक कारक। देखो, आर्थिक कारक क्या था कि देखो, गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी उस टाइम पर दे रही थी वो कुछ खास काम नहीं कर पाया था और देश में बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी और उसी टाइम पर बांग्लादेश का संकट आ गया था, जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भारी बोझ पड़ गया था। तो पहला कारण आपातकाल का ये था। दूसरा कारण छात्र आंदोलन। गुजरात व बिहार के खाद्यान्न संकट, भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई कीमत, बेरोजगारी के खिलाफ छात्र ने आंदोलन हो रहे थे, बड़े पैमाने पर आंदोलन किए जा रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे नक्सलवादी आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन हुए, बिहार में, गुजरात में, हर जगह संपूर्ण क्रांति, ऐसी चीजें हो रही थी। तो आपातकाल का दूसरा कारण ये है। तीसरा, रेल हड़ताल। उस टाइम पे क्या हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों को सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1964 में रेल हड़ताल कर दी थी। तो ये तीसरा मुख्य घटक है। चौथा, न्यायपालिका व सरकार में संघर्ष। चौथा क्या हुआ था, उस अवधि में जो न्यायपालिका थी और जो सरकार थी उसके आपसी रिश्तों में काफी तनाव था, उनकी अच्छे से बन नहीं पा रही थी। ओके, उसके अलावा पांचवा, इंदिरा के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसे न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे सिन्हा, उन्होंने इंदिरा के निर्वाचन को अवैध करार दिया। इसका मतलब ये था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण फिर आपातकाल लगाया गया था। तो यही आपातकाल के प्रमुख घटक है। तो आप आपातकाल क्या था ये बताए नहीं बताए, पर ये जरूर यहाँ से इस तरीके से एक रेखा चित्र जरूर बनाना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ओके, ये रेखा चित्र आपको बताना है कि आपातकाल के प्रमुख कारण, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को लिखना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसका ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न है एकात्म मानववाद दर्शन को समझाइए। जो एकात्म मानववाद दर्शन है वो क्या है, इसको देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एकात्म मानववाद मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि को एक समान संबंध का दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया है। यह दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 22 से 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, जिसके केंद्र में क्या है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यह है कि एक घेरा परिवार है और परिवार से परिवार जुड़ा हुआ है। एक घेरा क्या है, समाज है, समाज जाति फिर राष्ट्र। जैसे कि पूरा इस तरीके से आप एकात्म मानववाद को समझ सकते हैं कि जो एक मानव है वो पूरी तरीके से व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, फिर वो परिवार से बना हुआ है, फिर समाज से बना हुआ है, उसके बाद वो जाति से बना हुआ है, फिर राष्ट्र से, विश्व से और फिर अनंत ब्रह्मांड से। तो यहाँ पर इसी मंडलाकार आकृति को एक घातक में से दूसरे फिर तीसरे का विकास होता जा रहा है। सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरा स्वाभाविक संयोगी है। इनमें कोई संघर्ष नहीं है। और इसी दर्शन को, ये थोड़ी सी दर्शन शास्त्र वाली चीज़ें तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ओके, थोड़ी बड़ी लेवल की चीज़ें, लेकिन ये सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि एकात्म जो मानववाद का दर्शन है वो ये कहना चाहता है कि सभी, समाज हुआ, जाति हुई, परिवार हुआ, एक व्यक्ति हुआ, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड हुआ, सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये जो मानववाद है इसके कुछ तत्व है, जैसे कि मानवीय जीवन एकांकी नहीं, यानी कि मानव का जीवन अकेला मात्र नहीं है। व्यक्ति, प्रकृति एवं समुदाय में क्या है, एक रास्ता है और मानव मात्र की अनिवार्य एकता है। तो ये मानववाद के तत्व है। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है इसका आंसर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, युवा तुर्क शब्द 1970 के दशक में चर्चित था, समझाइए। जो 1970 का टाइम पीरियड चल रहा था उसमें एक शब्द बड़ा चर्चित था जिसका नाम था युवा तुर्क। तो उसके आंसर को देखते हैं। देखो, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में तुर्की के कुछ युवा थे, युवा नेता, उनके द्वारा वहां के आरोमन साम्राज्य की अधिनायकवादी जो नीतियां थी उसका विरोध किया गया। इन्हें युवा तुर्क के नाम से संबोधित किया गया। यह शब्द भारतीय राजनीति में वहीं से आया है। कहाँ से आया है? ये तुर्क से आया है। तुर्क के कुछ युवा नेता थे, उन्होंने वहाँ की कुछ नीतियों का विरोध किया था, वहीं से ये नाम आया युवा तुर्क। फिर क्या हुआ, 1970 के दशक में कांग्रेस के भीतर भी कुछ ऐसे युवा वर्ग उभरा जो उग्रवादी सामाजिक व आर्थिक सुधारों का प्रबल हिमायती था, ओके, समर्थक था। इन नेताओं ने उस अनौपचारिक समूह को युवा तुर्क की उपमा दी। कांग्रेस के इस युवा तुर्क में मुख्यतः चंद्रशेखर, मोहन दरिया, कृष्णकांत, सुब्रमण्यम, चरणजीत यादव इत्यादि सम्मिलित थे। इस युवा तुर्क नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में लागू आपातकाल का भी विरोध किया था, अतः उन्हें दल से निष्कासित कर दिया गया। कालांतर में यही नेता नवगठित जनता पार्टी में क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। तो ये था युवा तुर्क। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से पूरा स्क्रीनशॉट एक ही में आ जाएगा, तो ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक। तो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को समझाइए। उसके बाद हमारी सेकेंड बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और हम फिर फर्स्ट बुक करेंगे, ओके। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, आपको वहाँ सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है सब कुछ आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन दी जाएगी, इसलिए उसमें ज़रूर जुड़े। जुड़ना कैसा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अब देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या सिद्धांत थे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ में है।
और 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद ये जो पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ के अन्य दलों को साथ में विलय किया था और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बनी थी। अब इस पार्टी के कुछ सिद्धांत है। सबसे पहला मुख्य सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसका संबंध किससे? हिंदू तत्व से है। ओके, उसके बाद सेकेंड है प्राचीन मूल्य, प्राचीन संस्कृति और मूल्य। जो जनता पार्टी है वो प्राचीन संस्कृति को बिल्कुल खोना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य तत्व प्राचीन संस्कृति और मूल्य है, अतः पार्टी इसी सिद्धांत पर क्या है? कार्यरत है और अभी भी ये कार्यरत है। ये मैं कैसे बोल रही हूँ? अगर अभी आप करंट की न्यूज़ है कि अपने एमपी में जो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि मधुबन में नाचे राधा, तो उस सॉन्ग को लेकर उस पर रोक लगाई जा रही है। ओके, क्यों? उसमें जो एक्ट्रेस है सनी लियोनी, उसके डांस के तरीके पर, तो जो इसलिए क्योंकि वो किसके नेता है? जनता पार्टी के नेता ने उस पर रोक लगाई है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्राचीन संस्कृति और मूल्य को बहुत, उसकी मूल्य और इनका समर्थन करती है, उनकी संरक्षण है और इस सिद्धांत पर वो आज भी कार्यरत है। ओके, तो ये दूसरा भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, प्राचीन संस्कृति और मूल्य का संरक्षण। ओके, उसके बाद मानवतावाद। भारतीय जनता पार्टी समग्र मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो समग्र मानववाद के सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय की यह सिद्धांत उनकी उपज है। उसके बाद समान नागरिक संहिता का सिद्धांत। जनता पार्टी देश भर में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने तथा धर्मांतरण यानी कि धर्म को बदलने पर रोक लगाने के पक्ष में है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो यही भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और हमारी सेकेंड बुक भी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की PDF भी अवेलेबल है, तो इसमें देख लेना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।